Jai Hind aspirants, welcome to Pehchan. In today's session, we are going to discuss about a very important topic from the point of view of SSB, that is known as situation reaction test. अब जैसा कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो जा चुके हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट सीरीज का 3rd नंबर का टास्क है। यानी कि सबसे पहला जो टास्क उस दिन कराया जाता है वो होता है टैट, और टैट के बाद वैट, और वैट के बाद ही क्या कराया जाता है एसआरटी। तो आज के इस सेशन में हम इसी एसआरटी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि एसएसबी का प्रोसेस में जो सेकेंड डे का 3rd टास्क होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में ऑफिसर विल गिव यू 30 मिनट्स, और इस 30 मिनट के अंदर ही आपको 60 डिफरेंट सिचुएशन वो एक बुकलेट में देगा। उस बुकलेट को आपको 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। नाउ रिमेंबर कैंडिडेट्स, दिस इज अ कमीशन्ड ऑफिसर एंट्री रैंक एसएसबी प्रोसेसेस। जो आपकी जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं के लिए जो ये प्रोसेस बनाया गया है, तो इसमें किसी तरह का ऑप्शन एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। जैसे कि एयरफोर्स XY ग्रुप के जो पेपर्स होते हैं उनमें आपको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के तहत आपको 1 और 2 में आपको SRT और GD कराई जाती है, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको पूरी चीज़ें खुद लिखनी है। ये बात NDA के कैंडिडेट याद रखें, क्योंकि वो XY के फॉर्म भी भरते हैं, तो इसके साथ कन्फ्यूज़न में बिल्कुल ना रहें। 30 मिनट के अंदर 60 सिचुएशन जिनका आंसर आपको 30 मिनट के अंदर नोट डाउन करना होगा एक दूसरी बुकलेट में। ओके, कोई चीज़ें ना करें, क्या करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए सामने लिखा है, जो भी आंसर बुकलेट मिले उसमें आंसर्स के अलावा कुछ भी नहीं कि मतलब कुछ और लिख रहे हैं शायद में सॉल्व करें, ऐसा कुछ नहीं। और कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि हर सिचुएशन 30 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। अगर वो उससे ज़्यादा समय ले रही है तो स्किप करिए उसको, या कोई सिचुएशन में आप ज़्यादा सोचिए नहीं, पहले वो सारी सिचुएशन लिख दीजिए जो आपको आती है, क्योंकि आपके पास बुकलेट है। तो इफ़ सम स्पेयर टाइम इज लेफ्ट आउट एट द एंड ऑफ द टास्क, तो आप पीछे जाके भी वो टास्क अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लस इट्स अ प्रिकॉशन हमको लेके चलना है कि ओनली 30 सेकेंड शुड बी गिवन टू अ सिंगल सिचुएशन। ओके, नाउ कैसे सिचुएशन है, ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड लिए, किसी के ऊपर डिपेंड होकर ना करें कि मैं पुलिस को बुला लूँगा, मैं यहाँ ये कर लूँगा, वहाँ कोशिश कीजिए कि खुद एक्शन लें उस चीज़ को। ठीक, पूरा टाइम का यूज़ करें, कोई पर्टिकुलर टाइप की सिचुएशन को छोड़ने की कोशिश ना करें कि आप फादर को ही छोड़ रहे हैं, फैमिली की छोड़ रहे हैं पर्टिकुलर, ऐसा ना करें। राइटिंग बहुत ही क्लियर रखें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कुछ भी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में सही गलत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सिचुएशन का आंसर X है और उसी सिचुएशन का कोई और कैंडिडेट Y आंसर लिख रहा है, दोनों के लिए सही हो सकता है, क्योंकि उनकी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी उस हिसाब से है। तो अगर मान लीजिए किसी सिचुएशन का एक आंसर किसी कैंडिडेट ने दिया और आपको वो आंसर गलत लगता है, तो इट्स ओके, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ सूट नहीं करता। तो ऑलवेज रिमेंबर, नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग इन SSB और एनीथिंग, वो एक डिपेंड करता है कि आप कौन से परसेप्शन से उसको देख रहे हैं। तो आप कभी सही गलत के चक्कर में मत पड़िए, जो आपको लगता है सही आप वो अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट करने के बाद आपको लगता है इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो सुधारिए उसको। कभी किसी का आंसर कॉपी करके मत करिए। देखिए, इट्स अ साइकोलॉजिकल असेसमेंट टास्क, आप कितना कॉपी करो, यू कांट क्रिएट अ शैलो पर्सनैलिटी, डिफरेंट पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर्स। दोज ऑफिसर्स आर वेरी एलिजिबल, they are taking the interview for the past 10 15 or some may have 30 years in the service selection board। तो आप इस बात से बिल्कुल वास्ता छोड़ दीजिए कि कुछ सही गलत होता है। जस्ट बी योरसेल्फ, जो आपको सही लगता है वो अटेम्प्ट कीजिए। अब हर देखिए सिचुएशन के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँगा, इसके थ्रू आप ये समझ पाएँ कि कैसे आंसर आपको देना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कैंडिडेट, द आंसर विच मैं जो आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, डो नॉट कॉपी दीज आंसर, दे आर जस्ट अ सैम्पल आंसर। शायद आपको वो सही ना लगे, दैट्स ओके। इफ़ द आंसर्स डजन क्वालिफाई यू, तो आपको स्किप करने का पूरा हक है, आप उसको छोड़ दीजिए। बट अगर आप समझना चाहते हैं कि किस तरह का आंसर वहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके लिए स्लाइड देखते रहिए। ये एक पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं, या पर्सपेक्टिव से इसके कुछ आंसर्स हैं जो आपके हिसाब से सही और गलत हो सकते हैं, बट डो नॉट ट्राई टू कॉपी देम। ओके, जस्ट एक रेफरेंस के तौर पर ले लीजिए ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सिचुएशन रेट। ओके, अब मूव ऑन। अब हम आगे कुछ सिचुएशंस देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशंस हैं, और थोड़े से सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे कि हर SRT को सॉल्व कैसे करना है। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी SRT आपको मिले, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उसका क्या सोल्यूशन है ये आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद सोल्यूशन के बाद उसका क्या इम्पैक्ट हुआ ये याद रखिए। तो पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, सोल्यूशन आइडेंटिफाई करें, फिर इम्पैक्ट करें। हर सिचुएशन का एक मोटिव होता है।
उस मोटिव को ढूंढना ज़रूरी है। अब वो मोटिव क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको हर सिचुएशन के तहत बताता हूँ। जैसे कि हम पहली सिचुएशन समझते हैं, ही कुड नॉट डू वेल इन हिज एग्जामिनेशन। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो पहले तो सोल्यूशन यही होगा कि अच्छे से परफॉर्म करे, ठीक, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि वो पास हो जाएगा, राइट, परफॉर्म वेल। लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों? प्रॉब्लम तो एग्जामिनेशन अच्छा नहीं परफॉर्म किया, ये तो सही है, बट व्हाट इज़ द रीज़न ही डिडंट परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन? क्या रीज़न है? शायद वो लेज़ी रहा हो सकता है कि वो लेज़ी की जगह प्ले में ज़्यादा टाइम, खेलने में ज़्यादा टाइम बिताता हो सकता है वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर सकता हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो गई हो। अब ये चारों डिपेंड करेगा कि आपकी कैसी पर्सनैलिटी है। ओके, ही कुड नॉट डू वेल इन हिज एग्जाम, तो प्रॉब्लम ये है, ये लेज़ी है, प्ले है, क्या है, सोल्यूशन क्या है? अब इसको ओवरकम करना होगा, कैसे करोगे वो आप जानो। इम्पैक्ट क्या होगा, नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म। अंडरस्टूड? इसको एक एग्जाम्पल से समझते थे, फिर से इसको एक, ही कुड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन, तो देखिए क्या रहा है, ही एनालाइज हिज वीकनेस, ये प्रॉब्लम होगी। क्या वीकनेस थी? थोड़ा बिट इरेगुलर था। गॉट ओवर दिस हैबिट एंड डिड वेरी वेल इन हिज एग्जामिनेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ कैंडिडेट, ये जो बिट इरेगुलर की है ना, ये आप बदल सकते हो, ये सर्टेन नहीं है, ये आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, लेकिन वो सर्टेन नेचर की होनी चाहिए। प्रॉब्लम के बाद क्या, सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद क्या करेंगे आप, उसका इम्पैक्ट, इम्पैक्ट देना ज़रूरी है। अब मान लो सब्जी लेने जा रहे थे, रास्ते में दोस्त मिल गया, तो क्या सब्जी लेने नहीं जाएंगे? मतलब एंड जो होता है वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है आपका कि इम्पैक्ट क्या डालना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द प्रॉब्लम शुड बी सर्टेन इन नेचर, ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई, सर्टेन बताइए क्या है सर्टेन वो। आफ्टर दैट उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ही गॉट ओवर इट, और उसके बाद लास्ट में आप बताइए उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कि वो पास हुआ, फेल हुआ, क्या हुआ। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन को आपको सॉल्व करने के लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सर्टेन आंसर दीजिए। अब मान लीजिए एक सिंपल से सिचुएशन मैं आपको और समझा देता हूँ, कि आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो आप क्या करेंगे? तो आपने बोला आई विल गिव हिम फर्स्ट एड, कैसे? नियर बाई शॉप से लेके देंगे, किसी कार से उठा के देंगे, कहाँ से देंगे, ये प्रॉपर डिटेलिंग होनी ज़रूरी है। ओके, आप कुछ बच्चे बोलेंगे 30 सेकंड्स में कैसे हो सकता है एंड ऑल दैट, तो एस्पिरेंट प्रैक्टिस और किस चीज़ के लिए होती है? 30 सेकंड्स में करिए, अगर 30 सेकंड्स में नहीं हो रहा तो 35 सेकंड्स में करिए, अगली सिचुएशन 25 में करिए, मैनेज करिए, इसको मैनेज करना आपकी एडजस्टमेंट क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन। देखिए नेक्स्ट सिचुएशन क्या करिए, ड्यूरिंग अ स्कूल पिकनिक नियर अ पॉन्ड बॉय स्लिप्ड अप। अब देखो इस सिचुएशन का मोटिव क्या है, मैंने आपको मोटिव बताया था ना पहली बार। अब इस सिचुएशन का जो मोटिव है वो यही दिख रहा है, सेव द बॉय, राइट, सेव द बॉय। अब सर सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग ए स्कूल पिकनिक नियर अ पॉन्ड बॉय स्लिप्ड अप, कूदेंगे बचा लेंगे, राइट, दिस इज द आंसर। सल आई विल जंप इनटू द वाटर सेव द बॉय, हाउ? सेव द बॉय है, लेकिन हाउ, हाउ कैसे बचाओगे? उसकी कॉलर से पकड़ के खींचोगे, उसके बाल से पकड़ के खींचोगे, हाथ से कैसे? क्योंकि आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए कि अगर कोई डूब रहा है, देखिए जैसे कोई डूब रहा है तो वो आपको भी डूब के लेगा। तो आंसर क्या है, ही इमीडिएटली जंप इनटू द वाटर, ड्रैग द बॉय आउट ऑफ द वाटर बाय कैचिंग हिम फ्रॉम हिज क्लोथ्स। ये एक स्मार्ट आंसर है, और यही स्मार्ट आंसर आपको वहाँ एक आइडियल आंसर वहाँ पर देने के लिए वो एक्सपेक्ट करता है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या थी, सोल्यूशन वही दिया, इम्पैक्ट क्या हुआ, वो सेव हो गया उसके बाद। ओके, नाउ थर्ड सिचुएशन में चलते हैं। देखो, इस यू गॉट अ मैरिज प्रपोजल फ्रॉम अ सेक्सुअली हरास्ड गर्ल। अब व्हाट विल यू डू, आपके साथ एक ऐसी लड़की का शादी के लिए रिश्ता था जिसके साथ कोई रेप जैसी एक हीनियस कोई क्राइम उसके साथ हुआ है, आप क्या करेंगे? अब देखिए इसमें अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, अगर यस करते हैं तो ऐसा शायद लगे कुछ लोगों को कि सर हम पिटी में कर रहे हैं, और कुछ शायद हो नो, तो नो का मतलब क्या है कि शायद मतलब कुछ प्रॉब्लम है इसकी वजह से ऐसा कर रहा है। तो दोनों आंसर में हम फंस रहे हैं, राइट, ये कोई आइडियल आंसर्स नहीं है। तो एक किस तरह का आंसर है ये शायद आपको सही ना लगे, फिर मैंने कहा था एज ए स्टार्टिंग कि नथिंग इज़ राइट एंड रॉन्ग, ये एक पर्सपेक्टिव से सिचुएशन के रिएक्शन दिए गए हैं। अगर आपको सही नहीं लगता तो स्किप दैट, बट मैनेज करने एक रेफरेंस पॉइंट से लेके देखिए कहाँ पर ये सही लग रहे हैं कि नहीं। यू गॉट अ मैरिज प्रपोजल फ्रॉम अ सेक्सुअली हैरेस गर्ल, व्हाट विल यू डू? इसमें लिखा है जो कैंडिडेट है, आई विल पोलाइटली रिफ्यूज हर बाय टेलिंग हर दैट आई एम ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप एंड हेल्प हर गेटिंग जस्टिस। अब यहाँ पर उसने पोलाइटली रिफ्यूज़, देखिए पोलाइटली, अब आई विल रिफ्यूज़ लिखना ज़्यादा सही कि पोलाइटली रिफ्यूज़, क्योंकि
एज अ ऑफिसर थोड़ा सेंसिटिव भी आपको होना ज़रूरी है। एंड दैट आई एम ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, ये उसने अपना एक सेव किया और हेल्प फॉर गेटिंग द जस्टिस, क्योंकि यही तो मोटिव था सिचुएशन का। तो इस तरह के एक आंसर भी आप दे सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, ड्यूरिंग अ वॉयज इन द शिप अ फेलो पैसेंजर फेल इन द सी व्हेन द सी बिकम रफ, राइट। एक समुद्री यात्रा के दौरान आपका साथी पैसेंजर गिर जाता है और उसी वक्त समुद्र थोड़ा सा रफ हो जाता है, क्या करेंगे? अब आंसर लिखते हैं, जंप इनटू द वाटर एंड सेव द पैसेंजर। हाउ? यही तो प्रॉब्लम है, सेव द पैसेंजर, हाउ? अभी पैसेंजर को बचाना कैसे? दूसरा, पहली प्रॉब्लम तो ये होगी आपके साथ। दूसरी, यार डायरेक्टली जंप कर लोगे? सिर्फ खुद सी बात समझो, यू एंड योर फ्रेंड्स आर गोइंग विद द हेल्प ऑफ अ कार टू समवेयर। रास्ते में कार से एक बंदा आपका गिर जाता तो क्या करोगे? बचाओगे ना उसको, कैसे? लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या लोगे? यू विल स्टॉप द कार ना, तभी तो उतरोगे कि डायरेक्टली कूद जाओगे। तो ये लिखना भी ज़रूरी है क्योंकि डिटेलिंग थोड़ी सी ज़रूरी होती है हमको। अब देखो आंसर देखते हैं इसका क्या लिखा होगा। देखो, ही इन्फॉर्म द कैप्टन टू स्लो डाउन द शिप, राइट। जंप इनटू द सी विद द हेल्प ऑफ लाइफ जैकेट एंड सेव द फेलो, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, वो कूदेगा, अपने कैप्टन को पहले कह देगा भाई स्लो कर लो, क्योंकि समुद्री समुद्री जहाज है, कोई कार या बाइक नहीं कि ब्रेक लगाया रुक जाए। तो इसी वजह से हमको ये बोलना ज़रूरी है कि दैट स्लो डाउन द शिप, जंप इनटू द वाटर विद द हेल्प ऑफ जैकेट, सेव द फेलो एंड केम अपॉन द शिप। ओके, इस तरह का एक आंसर आप दे सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ही वॉज डिस्करेज बाय द रिलेटिव्स एंड वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्मी। अब कोई आर्मी डिस्करेज कर रहा है, ना करो तो नहीं करो क्या? सिंपल सी बात है, मैं उनको बताऊंगा कि भाई फ़ायदे या नुकसान क्या है और ज्वाइन करूंगा आर्मी, ये मेरा कन्विक्शन है, किसी और के ऊपर तो डिपेंड हूँ नहीं। तो इस तरह का एक आंसर आप दे सकते हैं। देखो, अब मैं आपको इसमें बताऊं कि ये OLQs हैं, उसके अंदर वो LQs हैं, इतना मत सोचो। OLQs फिर बता रहा हूँ, दीज क्वालिटीज़ आर वेरी रेयर इन नेचर। कोई भी इनको ऐसा नहीं कि कुछ खाया कुछ समझा तो हो गया, फॉर्मूला बेस नहीं है। OLQs कैन बी डेवलप्ड बाय योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, एक्सप्लोर करके डेवलप करी जा सकती हैं। लेकिन ये सोचना कि मैं कुछ समझ लूँ कुछ पढ़ लूँ उससे हो जाएगा तो नहीं। थोड़ा एक्सप्लोर करो लाइफ को, समझो चीज़ों को, तो होगा, एक्सपीरियंसेस से हो जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन इसमें और पूछ लिया जाता है कि भाई आपके फादर चाहते हैं आप डॉक्टर बने और आप चाहते हैं आर्मी बने, आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो? दोनों को जोड़ दो। आई विल ज्वाइन द आर्मी बाय बिकमिंग डॉक्टर, आर्मी भी ज्वाइन कर लोगे, डॉक्टर भी हो जाएगा, दोनों का काम हो जाएगा। इस तरह का कोई आंसर आप दे सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन का एक आंसर देखने की कोशिश करते हैं। He was discouraged by the relatives and friends to join the army. He explained to them pros and cons of the joining army and he convinced them finally joined them. Right? ये आंसर इसका हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, ही वॉज ट्रैवल अर्जेंटली अ लॉन्ग जर्नी बाय ट्रेन बट देर वॉज नो। अब देखो, उसको जर्नी ट्रैवल करनी थी, किससे करनी है? ट्रेन से, अर्जेंट है और कोई रिजर्वेशन भी नहीं है, तो क्या करेगा? अब पहली सिचुएशन लिख दोगे, सर वो प्लेन पकड़ लेगा, सर वो बस से चला जाएगा, बट क्या लिखा है? बाय जर्नी, तो ट्रेन तो छोड़ नहीं सकता, तो यहाँ पर ये ऑप्शन छोड़ ही नहीं सकता। तो इस पर किस तरह का आंसर तुम लिख सकते हो कि सर जाना तो ट्रेन से है, ट्रेन से चला जाए भाई, ट्रेन से बात क्या कर ले, रिक्वेस्ट कर ले किसी TT से और उसके बाद ज्वाइन कर ले ट्रेन, हो सकता है ना। तो देखो आंसर क्या है, स्टिल ही गॉट मेट द टिकट कलेक्टर रिक्वेस्टेड फॉर द सीट विच ही गॉट आफ्टर ही हैड टू स्टैंड क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। थोड़ी देर खड़ा रहेगा लेकिन TT से रिक्वेस्ट करेगा, उसको बाद में सीट मिल जाएगी। मतलब वो हारा नहीं, गेव अप नहीं किया उसने। जो सिचुएशन देखो लिखा है ना, जर्नी बाय ट्रेन, तो इसको थोड़ी ना चेंज कर सकते हो। बस मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट करते क्या, लिख देते हैं प्लेन से चले जाएंगे। यू आर इग्नोरिंग द प्रॉब्लम, आप उसके साथ जूझ नहीं रहे हो, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो ये भी समझाना जरूरी है। ओके, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन। Somehow a misunderstanding developed between him and his close friend. क्या करोगे भाई? दोस्त और दोस्ती के बीच में दोस्ती में कोई प्रॉब्लम आ गई तो पहला ऑप्शन क्या आता है? भाई दोस्ती नहीं रखेंगे, तो फ्रेंडशिप उसकी क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। दूसरा क्या आ जाता है? रीगेन कर लेंगे दोस्ती, ठीक है, ये भी ठीक है। तीसरा क्या? वॉर्न करेंगे उसको, वॉर्न करो भाई गलती ना करना आगे से। या चौथा क्या करोगे? समझोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या करोगे? क्लियर करोगे। यही चार ऑप्शन है। अब आप कौन से वाले वो समझो, हो चारों सही, आप कौन से वाले हो ये समझो। देखो आंसर देखते हैं। ही फ्रैंकली स्पोक टू द फ्रेंड, क्लैरिफाइड द मिसअंडरस्टैंडिंग, दे रीगेन देयर फ्रेंडशिप। ये आपका एक नेचर दिखाता है, फ्रेंडली नेचर, कि आपके अंदर ओपननेस है, आप बात कर सकते हो। फिर से वही केस है, सर OLQs, अरे OLQs पे मत ध्यान दो, जस्ट बी योर सेल्फ, गिव द सिंपल आंसर। OLQ जज करने का काम साइकोलॉजिस्ट का है, आपका नहीं। आपका काम है जो वो पूछ रहा है उसका रिएक्शन कैसे देना, जस्ट बी योर सेल्फ। फॉर्मूला ना याद रखो, बस समझो,
कि ये पूछ रहा है, इस तरह से आंसर देना है। अगर सही रेफरेंस पॉइंट लो, इसका कॉपी मत करो, रेफरेंस पॉइंट लो कि इस तरह से आंसर दे सकते हैं, तो सीखने को ही मिलेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही फेसेस एट द टाइम्स वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। भाई ज़िंदगी में सबकी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें बोल रहा है आपको ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हो? आप उससे लड़ते हो, क्या करते हो? लड़ते हो, कहीं से एडवाइस लेते हो, क्या करते हो? तो वही पूछ रहा है आपसे। देखो इसका आंसर देखें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आंसर कह रहा है ही फेसेस एट टाइम्स डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ही कीप्स, पहले तो देखो ही कीप्स उसको मतलब ठंडा रहेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। आस्क हिज एल्डर्स, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपने एल्डर से बात करेगा और सोल्यूशन तक क्या करेगा, पहुँचे। दिस इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन। ही गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर विच ही फील्स इज रॉन्ग। भाई आपके सीनियर अधिकारी ने आपको एक ऑर्डर दिया दैट यू फाइंड आउट कि यार ये लग तो गलत रहा है। अब मान लो, बड़े सिंपल सी बात है, आप एक लेफ्टिनेंट हो, ओके। लेफ्टिनेंट से ऊपर से कौन है? मेजर। कैप्टन सब ऊपर है। अब मेजर एक ऑर्डर दोगे लेफ्टिनेंट को, आपको लगता है गलत। अब कुछ कैंडिडेट के सर हम उनसे बोल देंगे गलत है, चलो मान मेजर से बोल लोगे क्योंकि 2 रैंक ही ऊपर है, कैप्टन से बोल लोगे चलो 1 ही रैंक ऊपर है। बट बोला क्या गया? कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर आपका कर्नल भी तो हो सकता है, कमांडिंग ऑफिसर आपका लेफ्टिनेंट कर्नल भी तो हो सकता है ब्रिगेडियर हो। तो आपका जो आंसर वो हर ऑफिसर्स के लिए सही होना चाहिए ना। तो आंसर क्या होगा? देखो, और दूसरी बात, ये तो चलो पहली बात मैंने बता दी, विच ही फील्स इज रॉन्ग। अरे तुम्हारी लेफ्टिनेंट हो, कर्नल, आर्मी के ऑफिसर जितने सीनियर, उन्होंने आपको, आपसे बहुत ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको लग रहा है ना गलत, वो तो सही देंगे क्योंकि उनको इसी वजह से का तो आपको कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया है। तो आप क्या करोगे सर? आप क्या करोगे? ध्यान रखो, ही विल फॉलो द ऑर्डर, सिंपल एज दैट। डो नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम हेयर कि सर ये वो, डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट फॉलो द ऑर्डर। चाहे आपकी स्वेरिंग सेरेमनी हो, चाहे कसम परेड में हो, आप उसमें यही खाते हो कि भाई बड़ा अधिकारी जो बोलेगा फॉलो करना है। ये डिसिप्लिन है आर्म फोर्स। अगर इस बात को मानते हो तो आर्मी में जा सकते हो, नहीं मानते हो तो अभी से रास्ता छोड़ दो। सिंपल सी बात समझो कि सीनियर अधिकारी ने कहा है ये करना है तो करना है। कभी भी इफ़ नो बट का कोई क्वेश्चन नहीं आना, क्योंकि ये आर्म फोर्सेज है, ये देश के लिए काम करती हैं, इंडिया के लिए काम करती हैं। ये कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। सो डू नॉट थिंक अबाउट दिस ट्वाइस, डायरेक्टली फॉलो द ऑर्डर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट सिचुएशन ऑफ दिस। जेंटलमैन, while rowing a boat along with his friends the boat developed a leak। एक लीक डेवलप्ड हो गई, मतलब एक नाव है और इस नाव में क्या हो गया है? लीक डेवलप हो गया। लीक, इट्स नॉट अ होल। अब इतना बड़ा होल होगा तो डूब ही जाएगी। लीक बोल रहे हैं ना, पढ़ो इसको। अब हड़बड़ाना नहीं कि किनारे पे ले जाएंगे, ये कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? लीक, इसको सॉल्व करो। सर बैंक में ले जाएंगे, कोने में ले जाएंगे, अरे कुछ नहीं। लीक को कैसे करते हो भाई? घर में नल तुम्हारा टॉप, कहीं नल के पास लीक होता तो क्या करते हो? कपड़ा बांधते हो ना, वही करो। देखो, he took out his hanky wrapped in a small wooden stick and plugged the leak। ओके, तो ध्यान रखना, सिंपल था, आसान था। ध्यान रखो कैंडिडेट, अगर तुम्हें इस बात को समझना है कि एसआरटी कैसे सॉल्व करनी है, तो एसआरटी सॉल्व करने के लिए सबसे पहला फंडा मैंने तुमको बताया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन ढूंढो और सॉल्यूशन से इम्पैक्ट दो। ये एसआरटी का पहला पार्ट था, और भी एसआरटी के पार्ट्स अपलोड होते रहेंगे, उन एसआरटी से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है कैंडिडेट, फिर भी किसी तरह का कोई डाउट किसी एसआरटी को लेकर रहा हो, कुछ रहा हो, तो मेरे को मेल ज़रूर करें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ओके, मैं इस चैनल पर आपका एसएसबी एजुकेटर आपसे कहता हूँ जय हिंद।